नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम मालगुडी डेज की जो 26 शॉर्ट स्टोरी है सेल्वी वो देखने वाले हैं। 25 तक हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। 26 सेल्वी। सेल्वी एक सिंगर रहती है और इसके हस्बैंड का नाम रहता है मोहन। तो सेल्वी क्या है कि कभी भी मोहन की किसी भी बात का विरोध नहीं करती थी। वह हमेशा उसकी बात मान लेती थी और मोहन भी कभी अवसर नहीं छोड़ता था उस पर अपना हक जताने का। जनता को है ना सेल्वी बहुत ही विशिष्ट मानवीय प्रतिभा समझती थी। मतलब सेल्वी को ऐसे समझते थे वो। लेकिन मोहन उससे व्यक्तिगत रूप से परिचित था। मतलब कि वो है ना जो सेल्वी इतनी सुंदर तो नहीं थी जितनी वो दिखती थी। उसकी जो मतलब इतनी गोरी नहीं थी वो जितनी थी। हाँ, बीच का कलर था उसका। और उसकी गालों पर मतलब कि जो वो सौंदर्य की चीज़ें लगाकर और उसको निखार दिया जाता था। मतलब कि और सुंदर लगती थी वो। ऐसे मतलब बदसूरत भी नहीं थी, सुंदर थी लेकिन इतनी ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। मोहन खुद भी महात्मा गांधी का भक्त था। और वो भी ना मतलब कि केवल खादी से बुने हुए कपड़े ही पहनता था और कुछ भी नहीं पहनता था। एक बार है ना इनका प्रोग्राम था सिंगापुर में। तो वहाँ पर है ना किसी सेल्वी के प्रशंसक ने इनको प्रसाधन सामग्रियाँ दी। मतलब कि यही क्रीम पाउडर जिन्हें हम बोलते हैं, प्रसाधन सामग्रियाँ दी। और ये सेल्वी के लिए उपयोगी भी सिद्ध हुई। और उस परिचित ने ना भरोसा भी दिया कि भाई मैं इस चीज़ को गुप्त रखूंगा कि भाई सेल्वी के लिए मैंने जो सौंदर्य की चीज़ें दी है उन्हें लगा कर ये इतना अच्छा दिखती है। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पर सेल्वी है ना जब भी मंच पर आती तो सांवली न लगकर चमकदार लगती थी। और ये है ना मतलब कि लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाती थी। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का मालिक होता वर्मा। वर्मा रेस्टोरेंट का मालिक होता, जो भी है ना मतलब कि सेल्वी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वो यूँ सोचता है कि ऐसे तो मुझ पर लक्ष्मी की, देवी की, सबकी मतलब कृपा है, लेकिन सरस्वती ने मुझ पर अब तक कृपा नहीं की है। काश ये सेल्वी जो सिंगर थी जो सेल्वी जैसी गायिका कभी आए और मेरे हाथों से कॉफ़ी पिए, चाय पिए। ऐसा वो सोचता। और वो रेस्टोरेंट में ना जितने भी लोग आते तो सेल्वी के बारे में जो भी बातें करते वो सब वो सुनता था। कोई भी आदमी अगर सेल्वी से मिलने जाता, मतलब किसी घर पर जाता, तो मोहन है ना जो उसका हस्बैंड था वो उसे दरवाजे से ही वापस भेज देता। या फिर कभी कभी तो मोहन की सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के सेक्रेटरी से मिलकर आना पड़ता था। कोई भी आदमी मतलब सेल्वी के बहुत क्लोज नहीं जा पाया था। मोहन उसको जाने ही नहीं देता था किसी को भी। खास तौर पर कोई बड़े मेहमान आते तो ज़रूर वहाँ अंदर बिठाकर उनको सोफों पर बिठाया जाता। बाकी बहुत सौ को तो दरवाजे से ही वापस जाना पड़ता। उनका है ना घर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की एक बड़ी सी इमारत थी। मतलब ये उनका घर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ी सी इमारत थी जिसमें मीनारे, खंभे और बड़े बड़े वो मतलब कि कमरे थे। यह सभी है ना फेडरिक लोली का निवास स्थल था। ये कभी ना फेडरिक लोली यहाँ पर रहते थे, जिनकी मूर्ति शहर के चौराहे पर लगी थी। हमने एक स्टोरी में देखा था ना, लोली रोड, वो वाली। यहाँ पर है ना 40 नौकर काम करते थे। 2 मंजिल बना ये घर था, साफ सफाई करते थे यहाँ पर। ऊंचे ऊंचे दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी। मतलब बहुत ही विशाल यहाँ पर ये था। जब है ना अंग्रेज यहाँ से गए 1947 में, तो मोहन की इस पर नज़र थी कि मैं इसको कैसे भी करके हथियाऊँ। लेकिन वो गांधी जी का भक्त था, अहिंसा का। तो उसने अहिंसा का सहारा लिया। और धीरे धीरे ना मतलब कि ये जो मकान खाली रहा तो इसको भूतिया नाम दे दिया कि भाई इसमें भूत रहता है। और उसको है ना भूत भगाने के लिए इसमें पैसे भी दिए गए थे पहले। सेल्वी ने एक मतलब कि सेल्वी पहले क्या करती थी, गाना गाती थी ना, तो केवल आवाज़ देती थी वो। तो ये फिल्म स्टार के गानों को आवाज़ देती थी। और बस वो जो फिल्म स्टार था वो बस अपने होठ हिलाता था इसकी आवाज़ पर। और जिससे ना मतलब कि दोनों को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई, सेल्वी को भी और एक्टर को भी। पर सेल्वी को इतनी नहीं हुई क्योंकि उसकी तो पीछे से आवाज़ रहती थी, उसको कौन देखता था। इसके बाद है ना मोहन ने निश्चय कर लिया कि अब वो है ना किसी भी अभिनेता को सेल्वी की आवाज़ नहीं देगा। जब खुद ही है ना मतलब सेल्वी को स्वतंत्र रूप से ही खड़ा करेगा। मतलब कि बस अब वो खुद ही गाना गाएगी, उसका ही फेस रहेगा, उसका ही। और खुद ही वो मतलब कि गाना गाती और खुद का ही फेस रहता है। इससे उसको बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। इसके बाद धीरे धीरे ना मतलब कि योजना पूर्वक प्रचार और मुंह द्वारा मुंह की प्रशंसा, मतलब कि लोगों से लोगों की प्रशंसा करके ना
मतलब कि बहुत ज़्यादा इसकी प्रतिष्ठा है ना सर्वोच्च सीढ़ी पर पहुंच गई। और ये सालों की मेहनत का परिणाम था। जब अंत में सफलता उनके पैरों को चूमने लगी तो उसके नामों में एक विशेष आकर्षण पैदा हो गया। हर हफ्ते किसी न किसी पत्रिका में उसका चित्र प्रकाशित होता, सेल्वी का हर हफ्ते उसका फोटो आता। हर जगह से उसकी मांग आने लगी, देश भर में और देश के बाहर भी आयोजकों की भीड़ लगी रहती। मोहन के दफ्तर पर ये सब लोग आते। मोहन है ना उनसे कह देता कि आप अपना प्रस्ताव मेरे सेक्रेटरी के पास छोड़ जाइए। फिर किसी से कहता मैं अगली तिमाही का कार्यक्रम निश्चित कर चुका हूँ। किसी से कहता कि 1982 तक मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया, ऐसा मतलब कि वो। और किसी किसी से तो ना फ्री होते हुए मना कर देता ताकि सेल्वी की जो महत्ता है वो बनी रहे। जब है ना मतलब कि जब भी वह किसी प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम को स्वीकार करता तो जो मतलब कि जो आयोजक रहते वो इसको है ना कृतज्ञ महसूस करते कि सेल भी है ना अब हमारे यहाँ पर प्रोग्राम करेगी। वह कभी कभी मतलब कि कह देता कि इस जो प्रोग्राम से जितनी भी आमदनी होगी वो मैं किसी फैशनेबल समाज सेवी संस्था को डोनेट कर दूंगा, जिससे उसका नाम मतलब कि मोहन का नाम देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में नाम में जुड़ जाता। वह फीस के रूप में कुछ भी नहीं लेता था, लेकिन खर्चों की रकम कैश में ले लेता था। मतलब फीस के नाम पे तो कुछ नहीं लेता था, लेकिन जो खर्चों की रकम है ना वो कैश में ले लेता था। और जिससे उसकी पूरी भरपाई हो जाती थी। वो मतलब कि जो खर्चा है ना उनको बड़ा चढ़ा के बता देता, तो उन्हीं से उसकी सारी कमाई हो जाती और कह देता कि बस मैं फीस तो कुछ भी नहीं ले रहा हूँ सेल्वी के गाने की। आर्थिक मामलों में वो बहुत ज़्यादा चतुर था। कैसे अच्छी आमदनी की जाए और यह भी कि इनकम टैक्स वालों से कैसे बचकर रहा जाए। धंधे से जुड़े कामों के अलावा भी वो जनसंपर्क पर भी विशेष ध्यान देता था। वो है ना महत्वपूर्ण पार्टियों का में शामिल होने के लिए लोली टेरेस में शानदार पार्टियां आयोजित करता, जिनमें जाने माने स्त्री पुरुषों को बुलाता और खिलाता पिलाता। उसके अतिथियों में अक्सर विदेशी भी होते और उसकी दीवारों पर सेल्वी के लिए उसके अनेक प्रख्यात व्यक्तियों के साथ फोटो टंगे रहते, जैसे टिटो, बुल्गानिन, यहूदी मेनुहिन, जॉन केनेडी, नेहरू के परिवार के लोग, पोप, चार्ली चैपलिन, योगी, खिलाड़ी, राजनेता, इन सब के साथ फोटो जो उन्हें उसने ले लिए थे पहले। बोर्डलेस रेस्टोरेंट में सेल्वी की प्राइवेट जिंदगी के बारे में, मतलब वही जिसका वो मालिक वर्मा था। बोर्डलेस रेस्टोरेंट में सेल्वी की प्राइवेट जिंदगी के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए जाते। मेजों पर चलती बातचीत से वर्मा को पता चला कि विनायक मुदाली स्ट्रीट के पीछे की गली में उसकी माँ ने उसे पाला था। सेल्वी को ना उसकी माँ ने पाला था। छोटा सा घर था जिसकी टाइलें उखड़ रही थी। पास में इतना पैसा भी नहीं था कि इन्हें बदलवाया जा सके और छत की टाइलों को ही काम चलाओ ठीक करा लिया जाए। माँ ने ही उसे संगीत सिखाया था और उसका भाई और छोटी बहन संगीत करते थे। तब मार्केट स्ट्रीट पर मोहन की एक फ़ोटो की दुकान थी। मतलब जब वो सेल्वी से नहीं मिला था, जब है ना उसकी मार्केट स्ट्रीट पर फ़ोटो की दुकान थी। एक बार सेल्वी है ना स्कूल के गाने में पहला इनाम प्राप्त किया तो वो माई स्कूल की मैगजीन के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए उसे मोहन की दुकान पर लेकर गई थी। फिर मोहन ने वहाँ से ही उसके घर भी जाना शुरू कर दिया, सेल्वी के घर जाना शुरू कर दिया। और जैसे वो परिवार का हित चिंतक बन गया वो। और वो है ना मतलब कि सेल्वी के गाने सुनता, मतलब कि वहाँ घर पे जाकर सेल्वी के गाने सुनता। और वह हर रोज़ परिवार को कुछ न कुछ सेवा करता और इस तरह कुछ समय में उसने घर का सारा इंतजाम अपने ऊपर ले लिया। अब बोर्डलेस में कोई निश्चित ये नहीं बता पाता, मतलब वो जो रेस्टोरेंट है ना वहाँ जितने भी आदमी थे वो कोई ये नहीं बता पाते थे कि किस दिन उसने सेल्वी को अपनी पत्नी बताना शुरू कर दिया, या कब कहाँ किस प्रकार से उनकी शादी हुई। मतलब कि ना बाहर किसी को भी पता नहीं था कि सेल्वी उसकी पत्नी कब बनी, उनकी शादी कब हुई, कहाँ पर हुई, कुछ पता नहीं था। शादी भी हुई या नहीं हुई या ज़बरदस्ती अपनी पत्नी बताता है वो, ऐसे किसी को ध्यान नहीं था। अब मतलब कि जब वो उस बड़े घर में गए तो उसकी माँ, भाई और बहन 6 बड़े बड़े कमरों के भवन को जाते देखकर, मतलब कि ऊंची ऊंची छतों और खंभों को देखते फिरते, लेकिन सेल्वी ना विशेष कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। मतलब सेल्वी को किसी प्रोग्राम में ले भी जाते ना तो वो भले ही कितना ही महंगा मकान हो, कितना ही वहाँ पर बड़े बड़े महल हो, 5 तारा होटल हो या महल हो जिसके शानदार कमरे हो, सेवक मतलब कि सेवक तैनात हो, या छोटा सा कस्बा हो, गांव हो और कच्चा सा घर हो जहाँ कोई सुविधाएं नहीं हो, वो सब जगह ना प्रसन्न नहीं रहती, संतुष्ट रहती। भले कोई होटल हो, बहुत बड़ा होटल हो या फिर कोई कच्चा घर हो,
वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, सब जगह वो प्रसन्न रहती और संतुष्ट रहती थी। कार्यक्रम में जाने के ठीक समय पर नहा धोकर जरूरी साज सज्जा का सामान तैयार रखती। ज़्यादातर वह ये भी नहीं जानती थी कि उसे गाने के लिए कहाँ ले जाया जा रहा है, और ये कभी वो पूछती भी नहीं थी कि और ये इस कार्यक्रम की क्या फीस है। और जब भी मोहन कहता कि सामान बांधो और तैयार हो जाओ, तो वह तुरंत बक्से में अपने कपड़े को साज सज्जा का सामान रखकर और उसके साथ तैयार हो जाती। मतलब वो है ना कुछ बोलती ही नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं पूछती थी मोहन से। वह कभी ये भी नहीं पूछती कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस मोहन उससे कहता कि रिजर्व सीट पे बैठना है तो वो बैठ जाती, कहा कि अगले स्टेशन पर उतरना है तो उतर जाती। जैसे वो कहता वैसे तैयार रहती, वह न कुछ पूछती, न कुछ मांग करती, न कोई शिकायत करती। ऐसा लगता था कि वो कुछ देख ही नहीं रही है, न अनुभव कर रही है, और अपने ही भीतर किसी गुप्त भाव या गीत की धुन में लीन रहती थी हमेशा ही। उसे है ना राष्ट्रीय ख्याति की गायिका मतलब बन गई थी, वो ख्याति प्राप्त हो गई थी राष्ट्रीय गायिका की। और देश में और देश के बाहर तक घूम घूम कर वो आई थी, उसको है ना संगीत की देवी कहा जाने लगा। कभी भी जब उसके कार्यक्रम की घोषणा की जाती तो टिकट खरीदने के लिए लाइनें लग जाती, बहुत को तो सीटें भी नहीं मिलती थी। कार्यक्रम कभी मद्रास में रहता, कभी दिल्ली में, कभी न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, ऐसे ऐसे रहता। और मोहन है ना हमेशा बिल्कुल सामने की पंक्ति में बिल्कुल बीच में जाकर बैठता, और शैली को इस तरह देखता जैसे कि लोग सोचते कि ये तो बिल्कुल उसके संगीत में खो गया है। लेकिन उसकी आंखें भले ही सेल्वी को देख रही हो, लेकिन है ना उसके मन में बस वो आर्थिक समस्याएं चलती रहती कि कितना पैसा, कैसे पैसा, वैसा बस पैसा ही चलता रहता उसके दिमाग में। वह ये भी देखता रहता कि कहीं कोई टेप रिकॉर्डर तो काम नहीं कर रहा जो कि सेल्वी के गीतों को भर ले। वह कभी भी ना रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं देता था, और देखता रहता था कि उसके अगल बगल बैठे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उन पर सेल्वी की संगीत का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मोहन ही उसके सारे विस्तृत कार्यक्रम की योजना बनाता, उसे कब क्या गाना है, कैसे गाना है, कितनी देर तक गाना है। बस सेल्वी ना हाँ कर देती, वो जो भी कहता बस वो हाँ कर देती, हाँ के अलावा उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता। वो जैसा भी कहता बस वो मान लेती। हर व्यक्ति है ना मोहन की चापलूसी केवल इसी आशा से करता था कि उसको सेल्वी के पास जाने का मौका मिल जाएगा। मोहन विशिष्ट व्यक्तियों को जरूर प्रोत्साहित करता था कि वे जरूर आए और सेल्वी से मिले। वो आते। अब इनमें ना कोई साधारण नाम नहीं होते, ये तो कोई या तो कोई मिनिस्टर होता, पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल होता, कोई कपड़ा मिल का मैनेजिंग डायरेक्टर होता, किसी समाचार पत्र का संपादक होता। ये सबको तो वो बुलाता, बाकी और को किसी को पास नहीं आने देता था। सब मोहन को कुछ ऐसा करना चाहते कि जिससे सेल्वी उनके परिवार के विशेष मित्र के रूप में जानी जा सके। सेल्वी बुलाए जाने के 10 मिनट बाद पूरी तरह तैयार होकर बाहर आती और बड़ी अच्छी तरह से अपना रोल अदा करती, प्यारी मुस्कान और नमस्ते कोमलता से हाथ जोड़कर स्वागत करती, और उनके लिए ना मतलब अच्छे अच्छे गीत गाती, जिससे वो जो दर्शक वो आए थे मेहमान, तो वो है ना मतलब कि प्रसन्न हो जाते, आनंद प्राप्त करते। और जो मोहन है वो है ना इसकी मतलब कि खुद प्रसन्न होता, भेंट के अंत में वो खुद प्रसन्न होता कि उसके मार्गदर्शन के ही अनुसार सेल्वी बात करती है, मुस्कुराती है और आदर सत्कार करती है। उसे ख्याति की इस शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए वो खुद को भी बधाई देता कि मेरी वजह से ही, मेरे प्रयत्नों से ही ये सेल्वी यहाँ तक पहुंची है, वरना बिना सेल्वी तो विधायक मुद्दाली स्ट्रीट में अपनी भाई, माँ और बहन की तरह साधारण कलाकारी बनी रहती, मेरी वजह से ही वो यहाँ तक पहुंची है, ऐसा वो खुद मानने लग जाता। उसके आगे बिल्कुल भी न पढ़ पाती, वहीं बनी रहती बस वहाँ गांव में छोटे से में। मुझे खुशी है कि मैं इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल रहा हूँ, ऐसा वो खुद सोचे के था। विनायक मुदाली स्ट्रीट के वातावरण से बाहर निकालने के लिए उसने बहुत ही धीरे धीरे और बड़ी कुशलता से सेल्वी को उसकी माँ, भाई और बहन से अलग करना शुरू कर दिया। पहले तो है ना वो हर हफ्ते उनको मिलने के लिए भेजता, लेकिन मतलब कि गाड़ी भेजता जिससे वो मिल सके। लेकिन है ना उसके कुछ दिनों बाद वहाँ मतलब सेल्वी के जैसे कार्यक्रम बढ़े ना, तो मोहन ने ना उसकी माँ, उसके भाई और उसकी बहन से उसको मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। सेल्वी जब भी कहती तो वो कहता कि हाँ हाँ बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे उन्हें, लेकिन किसी दिन, अभी तो टाइम नहीं है। और वो ऐसा करके बहाना बना देता और कभी वापस जिक्र ही नहीं करता, क्योंकि उनको टाइम भी नहीं मिलता था। वो एक प्रोग्राम करके आते, वो बस ट्रेन से आते और उसके बाद वापस से चले जाते। तो फिर सेल्वी जब कभी कहती, माँ का जिक्र करती, तो मोहन गुस्से में कहता कि ठीक है ठीक है, मैं जल्दी उनको बुला लूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी समय नहीं है। मैंने गवर्नर साहब को कल लंच के लिए बुलाया है और वो तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, सिर्फ आधा घंटा सुनेंगे वो। उसके तीसरे दिन सेल्वी जगती हुई कहती और उसकी बात अनसुनी करके
वो टेलीफोन करने चला जाता। सेल्वी समझ जाती कि बाद में फिर कभी माँ का चर्चा ही नहीं करती वो फिर, लेकिन मन ही मन बेचारी गुटती रहती। मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती, उसके अलावा और कौन था जिसने वह अपनी माँ की बात कह सके, ऐसा वो मन में सोचती। मोहन ने समझ लिया कि अब उसकी माँ मतलब कि मोहन ने समझ लिया कि अब उसने माँ की बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मोहन उसकी सुनता ही नहीं था, वो बस खुद की चलाता था, ना उसको माँ से मिलने देता था। तो उसने ना कुछ कहना ही बंद कर दिया फिर। अब तो है ना, ये सोचकर वो प्रसन्न हुआ कि सेल्वी अपनी माँ की इस मोह से उभर आई है, और बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए ना उसने अपनी पीठ ठोकी, और वो सेल्वी कहा कि हाँ कि वो सेल्वी को भाई बहुत ही सही ढंग से चला रहा है। इस तरीके से महीने और फिर साल गुजरते चले गए। सेल्वी ने इसका हिसाब ही नहीं रखा। वह बस एक मशीन की तरह उससे जो कहा जाता बस वैसा करती रहती। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वो कलकत्ता में थी, और यहाँ एक के बाद एक कार्यक्रमों में भाग ले रही थी। जब उसे ये समाचार मिला तब उसने होटल के कमरे से बाहर निकलने से इनकार कर दिया और सब कार्यक्रम रद्द कर देने को कहा। मोहन जब कमरे में उसे समझाने गया तो उसके बिखरे बाल और लगातार बह रहे आंसू देखकर चकित हो रह गया। रेल यात्रा के दौरान वह खिड़की से बाहर ही देखती रही, और बातचीत में लगाने के मोहन के सब प्रयास विफल हो गए। उसे सेल्वी के इस व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। यद्यपि वह ज़्यादा बात कभी नहीं करती थी, लेकिन बातों को सुनती जरूर थी, और कभी कभी एक आध शब्द भी बोल देती थी। लेकिन 36 घंटे से के इस लंबे सफर में उसने एक भी बात न मोहन की ओर देखा, एक भी बार नहीं देखा। घर पहुंचकर मोहन ने उसे तुरंत विनायक मुदालिक स्टेट पहुंचाने का प्रबंध किया, और शोक व्यक्त करने के लिए स्वयं भी उसके साथ, ये सोचकर कि सेल्वी को अच्छा लगेगा, उसके साथ चला गया। लेकिन यहाँ के वातावरण में सफ़ेद खादी के इस्त्री किए कपड़े पहने मोहन बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए वहाँ पर तुम बढ़िया फ्रेश किए हुए सजे धजे कपड़े पहन कर जाओ तो वो अच्छा थोड़ी लगेगा। उसकी कार ने गली का आधा हिस्सा घेर लिया। सेल्वी की बहन ने शादी कर ली थी और उसके कई बच्चे भी थे, और वो अब सिंगापुर में रहती थी। वह आ नहीं सकी। उसके भाई का भी पता नहीं था कि वो कहाँ है। एक पड़ोसी ने आकर माँ की मृत्यु का विवरण दिया और बताया कि उसने ही उसका दाह संस्कार आदि सब कार्य संपन्न किए। मतलब कि ना ना तो सेल्वी की बहन वहाँ पर थी, ना सेल्वी का भाई वहाँ पर था, ना सेल्वी वहाँ पर थी जब उसकी माँ की मृत्यु हुई। मोहन ने उसकी यह लंबी कहानी रोकने की भी कोशिश की, और ये भी याद रखना है कि सेल्वी की माँ का दाह संस्कार किसने किया था, एक पड़ोसी ने किया था। मोहन ने उसकी ये लंबी कहानी रोकने का भी कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई गैर आदमी सेल्वी से सीधे बात करे। लेकिन सेल्वी ने मोहन से कहा, आप चाहें तो टेरेस वापस चले जा सकते हैं, मैं यहीं रहूंगी। मोहन को उसके इस तरह बात करने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो कभी बोली नहीं, हाँ के अलावा वो कभी बोली नहीं, और आज वो कह रही है कि आप चाहें तो टेरेस वापस चले जाएं, मैं यहीं रहूंगी। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बाद में गाड़ी भेज दूंगा। कब भेजे गाड़ी? तो सेल्वी ने कहा कि कभी नहीं, अब मैं पहले की तरह यहाँ रहूंगी। फिर उसने कहा कि मोहन ने कहा, ये कैसे हो सकता है इस गली में? परंतु सेल्वी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, और वह बोली कि माँ मेरी गुरु थी, यही उसने मुझे संगीत की शिक्षा दी है, और वह यहीं मरी है। मैं भी यहीं रहूंगी और यहीं मेरा देहांत होगा। जो उसके लिए अच्छा था वह मेरे लिए भी अच्छा होगा। मोहन ने उसे इतना कठोर और वाचाल नहीं पाया था। इतने सालों तक वह और कर सकेगी इसकी आशा ही नहीं थी, ऐसा कर सकेगी आशा ही नहीं थी। मोहन थोड़ी देर वहाँ ठहर कर इंतजार करता रहा कि शायद उसका दिमाग बदल जाए। इसी के साथ पड़ोसी बड़े विस्तार से माँ के अंतिम समय पर क्या और कैसे उसे करना पड़ा ये कथा सुनाते जा रहे थे। मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो और तुम्हें कैसे खबर भेजें, इसलिए हम ही उसी नदी पर ले गए और चिता तैयार की, और मैंने ही अग्नि दी और फिर राख सरयू में प्रवाहित कर दी, ऐसा उसके पड़ोसी बताते। मैं उसे बचपन से जानता था, चाची के घर पुकारता था, और जब तुम संगीत का अभ्यास करती थी मैं सामने पालती मारकर शांति से सुनता रहता था। हालांकि बाद में जब तुम्हारे कार्यक्रम होने लगे तब मैं तुम्हारे पास भी नहीं जा सकता था, न मेरे पास टिकट खरीदने के पैसे होते थे, ऐसा वो पड़ोसी कहता। मोहन परेशानी से ये सब देखता रहा। सेल्वी ने अब निश्चित सीमा के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। उसने अब न किसी से बात की थी और न किसी कंपनी का प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद, मतलब अब तक है ना, उसने कुछ भी नहीं किया था। अब तक वो बस निश्चित सीमा में रही थी, ना किसी से बात की थी, न किसी कंपनी का प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद एक मिनट भी वहाँ रुकी थी। आज उसका व्यवहार बिल्कुल भिन्न था। आज उसने मोहन की इशारे की उपेक्षा की। पड़ोसी जो सब बताता जा रहा था उसे ध्यान से सुन रही थी, जिससे उसे भी लग रहा था कि वह परिवार में कुछ काम आया।
काफ़ी इंतजार के बाद मोहन चलने के लिए उठा। पूछा, तुम्हें यहाँ क्या क्या भेज दूँ? तो उसने उत्तर दिया सेल्वी ने कि कुछ नहीं। मोहन ने देखा कि उसने अपने कपड़े उतार कर एक पुरानी साड़ी पहन ली है और जेवर वगैरह भी उतार दिए हैं। फिर मोहन ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, कुछ ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें? तो सेल्वी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोहन ने कहा कि फिर तुम यहाँ कैसे रहोगी? फिर उसने कोई उत्तर नहीं दिया और फिर उसने धीरे से पूछा, और भोपाल की में कई कार्यक्रम है, उनकी तारीख बदलने के लिए कह दूँ? मतलब इसके बाद उनका भोपाल में कार्यक्रम था तो वो पूछ रहा है कि भाई उनकी तारीख बदल दूँ? तो सेल्वी ने कहा कि जो चाहे वो करो। मोहन ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो इस प्रश्न का भी वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। वह बाहर निकला और कार पर बैठकर चला। अब तक कार के इर्द गिर्द जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अब सेल्वी की ओर मुड़ी। वह उसे एकटक देखने लगे। अब तक जो सबके लिए बहुत दूर की चीज थी, ऐसा महल था जिसमें कोई घुस नहीं सकता था, जो सबके लिए अब एक कहानी थी, एक रहस्य थी। मतलब सेल्वी एक कहानी थी, एक रहस्य ही थी, क्योंकि बस उसके पास कोई जा ही नहीं पाता था। मोहन है ना, उसके पास किसी को जाने नहीं देता था। किसी ने कहा कि तुम अंतिम समय में अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं आई, वह तुम्हें बहुत याद करती थी। और यह सुनकर ना सेल्वी फूट फूट कर रोने लगी। 3 दिन बाद मोहन फिर आया और बोला, 30 तारीख को दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें मानद उपाधि देने जा रही है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें मानद उपाधि देने जा रही है। यह सुनकर उसने जरा सा सिर हिलाया। फिर मोहन ने कहा कि प्रधानमंत्री ना स्वयं अध्यक्षता करेंगे। काफ़ी दबाव पड़ने पर उसने बस इतना ही कहा कि अब मुझे इन सब से में मत घसीटो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब मैं अकेली ही रहूंगी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अ, सिर्फ इसमें चली चलो। वो कहता है मोहन कि सिर्फ इसमें चली चलो, उसके बाद तुम्हें जो चाहे वो करना। वहाँ न जाना ठीक नहीं होगा। सिर्फ एक दिन दिल्ली में, फिर तुरंत वापस लौट आएंगे। और अगले महीने के लिए तुम्हें ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग का भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना। अगले महीने का एक ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट था जो उसने साइन किया था। इसका है ना, सेल्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में उसकी आंखों से लगता था कि यह उसका मसला नहीं है। इससे मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, सिर्फ यह वादा पूरा कर दो, ऐसा मोहन उसे कहता। चारों तरफ इकट्ठा भीड़ थी, जो उसने एक के बाद एक बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सेल्वी से बात करना कठिन हो रहा था। वह चाहता था कि अकेले में बात करने का मौका मिले, लेकिन इस घर में एक ही कमरा था जहाँ सब लोग आते जाते और बैठते रहते थे। अगर वह अकेले मिल जाए, या तो वह उसे मना लेगा या उसकी गर्दन मरोड़ देगा। वह बहुत दुखी और निराश था और अचानक घर छोड़कर चला गया। मोहन, 1 सप्ताह बाद वह फिर आया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सेल्वी ने उसका स्वागत न तो उसका स्वागत किया, न लौट जाने को कहा। मोहन ने उसे गाड़ी में आने को कहा। इस दफा वह छोटी कार लाया था। उसने इनकार कर दिया। आखिरकार वह औरत काफी बूढ़ी हो गई थी। वह सोचने लगा, यह आदमी इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मतलब कि मतलब कि वो कह रहा है कि जो सेल्वी की माँ थी, वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी वैसे। भाई बूढ़ी हो गई थी तो अब तो भाई ख़त्म होगी ही सही। और फिर वो सोचने लगा कि ये आदमी, मतलब कि जो वो पड़ोसी था ना, जिसने उसका दाह संस्कार किया था और सेल्वी की माँ को चाची कहता था, तो कि ये आदमी ना सेल्वी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, ऐसा सोचने लगा। उसने शौक मनाने के लिए 4 हफ्ते सेल्वी को दिए और इसके बाद फिर आया। इस बार उसने देखा कि घर पूरा भरा है, बाहर तक भीड़ लगी हुई है। इनके सामने हाथ में तंबूरा लिए सेल्वी इस तरह गा रही है जैसे किसी बड़े हॉल में होने वाले कार्यक्रम में गा रही हो। साथ में संगत करने के लिए कहीं से एक वायलिन वादक और तबलची को भी आ गए थे। यह अपनी कला का गलत इस्तेमाल कर रही है, मोहन ने सोचा। सेल्वी ने उसे देखकर कहा, आओ बैठो। मोहन एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर सुनता रहा, फिर चुपचाप निकलकर चला गया। इसके बाद वह जब भी यहाँ आता, उसे इसी तरह लोगों के सामने गाते देखता। मतलब वो जो गांव में उसका घर था ना, बस वहीं पर गांव के लोगों को ही वो अब गाना सुनाने लगी और वहीं पर गाना गाती थी। वो उसके साथ गई नहीं। यह खबर चारों ओर फैल गई कि वह मुफ्त में संगीत सुनाती है। तो दूर दूर से लोग कारों, साइकिलों, पैदल, सब यहाँ पर उसका गाना सुनने के लिए आते। वर्मा एक सुनहरे कागज से मड़े डिब्बे में उसके लिए मिठाई लेकर आया। वही वर्मा जो रेस्टोरेंट का मालिक था। वह अपनी देवी को यह भेंट देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना पूरी कर ली। मतलब वो यही था कि वो चाहता था कि बस सेल्वी को मैं कभी कॉफ़ी पिलाऊं और कभी उसको मिठाई खिलाऊं। तो उसकी जीवन की सबसे बड़ी कामना थी ना, वो पूरी हो गई। सेल्वी किसी से बेकार कोई बात नहीं करती थी। वह हमेशा चुप और अपने ही भीतर डूबी रहती थी। कौन आता कौन जाता वह इस पर ध्यान ही नहीं देती थी।
मोहन ने सोचा कि रात को शायद उसे अकेले में बात करने का अवसर मिलेगा। एक दिन रात को 11 बजे उसने अपनी गाड़ी मार्केट रोड पर खड़ी की और पैदल विनायक मुदाली स्ट्रीट तक पहुंचा। दरवाजे पर उसने धीरे से आवाज़ दी, सेल्वी, यह मैं हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ, दरवाज़ा खोलो। उसकी आवाज़ में याचना भरी थी, जो अंधेरे में घर में गूंज गई। सेल्वी ने खिड़की को धीरे से खोला और दृढ़ता से कहा, चले जाओ, इस समय किसी के घर आने का ठीक नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मोहन की आवाज़ गले में ही अटक गई और उसने कहा, क्रोधित औरत, बस उसने ये कहा कहते हुए वो वापस लौट पड़ा। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मतलब इसमें ना कभी भी ये बताया नहीं गया है स्टोरी में कि भाई सेल्वी की और मोहन की शादी हुई थी या नहीं हुई थी। बस वो ज़बरदस्ती उसको अपनी पत्नी कहता था। बाकी इसमें कभी भी बताया नहीं गया है कि भाई उनकी शादी भी हुई थी। तो ये थी स्टोरी सेल्वी की कहानी, जो कि एक सिंगर थी। तो आज हमने ये स्टोरी भी कंप्लीट कर ली है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए मैकबेथ की भी मैं कंप्लीट करवा दूँ। मतलब मैकबेथ की जो 5 एक्ट हैं, पांचों एक्ट का मतलब कि समरी मैं आपको करवा दूँ। तो प्लीज़ अच्छे से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।